तो खुद से रिवाइज आप लोग कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? खुद से रिवाइज कर रहे हो आप लोग? बोल नहीं रहे सब लोग। टीआरई पार नहीं ना करना है, 3 पार नहीं ना करना है, हाँ? तो खुद से रिवाइज नहीं कर रहे हो तो इसका तो यही मतलब है अपने से ना पार लगाना है, दूसरा कोई थोड़ी लगाएगा। हाँ, तो अपने से लगाना है तो सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ गए? क्लास के अलावा सेल्फ स्टडी खूब करिए, 5 घंटा 6 घंटा बैठ करके सेल्फ स्टडी करिए, करते रहिए क्लास के साथ। इतना टाइम मिल गया, ये आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिट है। तो जुलाई में एग्जाम होना है, मिड जुलाई में होगा, तो मिड जुलाई में होगा तो अभी भी टाइम है क्या, 1 महीना भी है, और 1 महीना में पूरा सिलेबस ही एक बार खत्म हो जाएगा, समझ गया? इसलिए रिवाइज खूब करिए लोग। हाँ, कहाँ वंदे भारत से जाओगे? हाँ, एग्जाम देने जाना है, और रिवाइज भी उसी स्पीड से करो। क्या याद करने का क्या जरूरी है? दिमाग का कैपेसिटी लिमिटेड है ना, कितना चीज आप याद रखिएगा? ऑप्शन देख करके टिक मारने का आर्ट नहीं होगा कंफ्यूजन। एक क्वेश्चन अगर 2-3 बार बनाए रहिएगा तो कंफ्यूजन नहीं होगा। याद बहुत सारा चीज, जीएस आज तक कोई याद कर पाया पूरा? याद नहीं किया जाता है। स्टूडेंट याद करने का काम टीचर का होता है, स्टूडेंट का काम नहीं होता है। याद करने का जरूरत हम लोग को, आप लोगों को थोड़ी याद करने की जरूरत है। आप लोगों को क्या है, ऑप्शन देखिए और सही टिक कर दीजिए, बात खत्म। अब 2-4 क्वेश्चन मान के चल, हाँ 2-4 क्वेश्चन अपवाद मान के चलिए, सब क्वेश्चन ऐसा नहीं करेगा। हाँ, मतलब 100 क्वेश्चन पूछा, 100 में 5 इस तरीके का करेगा, तो उसके लिए बहुत तनाव नहीं लेना है, 95 पर फोकस करना है, ठीक है? तो पढ़ चुके हैं इसलिए हम लोग थोड़ा सा स्पीड में पढ़ेंगे। क्या पूरा एकदम स्पीड में पढ़ा जाएगा? बुलेट ट्रेन का चर्चा आप लोग किए तो बुलेट ट्रेन के स्पीड में पढ़ा जाएगा, ठीक है? और कौन कौन सा सब्जेक्ट हो गया है? चलिए ठीक है, आइए शुरू करते हैं। हाँ, जो छूटा हुआ है वो होगा, कुछ छूटेगा नहीं। देखो, इसमें थ्योरी नहीं, जहां आपको जरूरत पड़े समझने का वो लिखते चलिएगा, ठीक है? और जहां नहीं समझ में आए सुनते चलिए, ठीक है? और जहां समझ में आए वो क्या करता है, लिखते चलना, नहीं समझ में आए वो भी लिख लेना है? बाकी जो दोबारा नया आया है वो क्या कहेगा? टॉनिक जैसा। चलो देखो, ठीक है? तो ये कितने शब्दों से बना है बताओ? बायोलॉजी कितने शब्दों से बना है? 2 शब्दों से बना है। पहला वर्ड है बायोज और दूसरा लोगोज, ठीक है? बायोज वर्ड जो है इसका मीनिंग होता है लाइफ, बायोज वर्ड का मीनिंग होता है लाइफ, और लोगोज वर्ड का मीनिंग होता है स्टडी। तो हम लोग इसको डिफाइन क्या कर सकते हैं? हम लोग कह सकते हैं स्टडी ऑफ लाइफ साइंस इज कॉल्ड बायोलॉजी। स्टडी ऑफ लाइफ साइंस इज कॉल्ड बायोलॉजी, यानी लाइफ के विज्ञान का, जीवन के विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है, ठीक है? नए लोग लिखते चलिए, जो लोग नहीं लिखे हैं वो लोग लिखते चलिए, जो लिखे हुए हैं छोड़ दीजिए। स्टडी ऑफ लाइफ साइंस यानी लाइफ का स्टडी क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है, ठीक है? अब लाइफ जो यहाँ पर वर्ड आया है, जो जीवन, तो कुछ पैरामीटर बनाए गए हैं
जो कि जीवन के होते हैं। कौन कौन से पैरामीटर लाइफ के हैं? तो पहला पैरामीटर लाइफ का है कि जिन ऑर्गेनिज्म में मूवमेंट हो रहा है, और मूवमेंट के साथ क्या हो रहा है? ग्रोथ हो रहा है, वो ऑर्गेनिज्म क्या है? जीवित है। दूसरा पैरामीटर इसका बना हुआ है कि जिन ऑर्गेनिज्म में कॉन्सियसनेस है, कॉन्सियसनेस का मतलब क्या होता है? चेतना, ठीक है, जिन ऑर्गेनिज्म में चेतना है, कॉन्सियसनेस है। और तीसरा पैरामीटर बनाया गया है इसमें कि जिन ऑर्गेनिज्म में मेटाबॉलिज्म हो रहा है। मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म को कहते हैं उपापचयी क्रिया, उपापचयी क्रिया, ठीक है। तो जिन जीवों में ये तीनों कार्य हो रहे हैं उन जीवों को क्या कहा जाता है? जीवित, लिविंग ऑर्गेनिज्म कहा जा रहा है। पहला क्या होता है? उनमें क्या होना चाहिए? ग्रोथ एंड मूवमेंट, ग्रोथ माने वृद्धि, मूवमेंट मतलब गति, ये दोनों होना चाहिए। कॉन्सियसनेस मतलब सोचने समझने की क्षमता होना चाहिए। मेटाबॉलिज्म होना चाहिए, उपापचयी क्रिया। मेटाबॉलिज्म का क्या मतलब होता है? द एक्टिविटी बाय विच एनी ऑर्गेनिज्म मेंटेन देयर लाइफ, वो सारी क्रियाएं जिसके द्वारा कोई ऑर्गेनिज्म अपने लाइफ को मेंटेन करता है उसको क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। जैसे डाइजेशन क्या है? मेटाबॉलिक एक्टिविटी है। भोजन का पाचन क्या कहलाएगा? मेटाबॉलिज्म। श्वसन क्या है? मेटाबॉलिज्म है। रक्त का परिसंचरण खोज किसने किया था? विलियम हार्वे ने। तो वो क्या होता है आपका? परिसंचरण क्या है? मेटाबॉलिज्म हो गया। उत्सर्जित पदार्थों का शरीर से निष्कासन, वो भी क्या होगा? मेटाबॉलिज्म होगा। तो जिन क्रियाओं के द्वारा हम लोग अपने लाइफ को, अपने जीवन को मेंटेन करते हैं उसको क्या बोला जाता है? मेटाबॉलिज्म बोला जाता है। बात आई समझ में? याद रहेगा, जिन जीवों में ये तीनों का कॉन्सियसनेस, समझ रहे हो, जिसका ब्रेन काम कर रहा है, जो सुख दुख का अनुभव कर रहा है, ठीक है, जो सर्दी गर्मी का, तापमान का अनुभव कर पा रहा है, चेतना के थ्रू ही कर रहा है। तो जिन जीवों में ये तीनों चीज होता है उसको हम लोग कहते हैं कि वो जीवित है। और उन्हीं जीवित जीवों का अध्ययन किसमें किया जाता है? बायोलॉजी में किया जाता है, ठीक है। अब सबसे पहले बायोलॉजी के अध्ययन के बारे में बताने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो लिखना फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी या फिर जूलॉजी, ठीक है। बायोलॉजी और जूलॉजी दोनों का फादर किन्हें कहा जाता है? एरिस्टोटल, अरस्तु को कहा जाता है, ठीक है, अरस्तु को बोला जाता है। और अगर पूछे आपसे कि फादर ऑफ बॉटनी किन्हें कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। यदि पूछा जाए बायोलॉजी शब्द दिया किसने दिया? तो क्या कहोगे? लैमार्क एंड ट्रेवेरिनस, ठीक है। ये तीन नाम इसमें याद कर लेना है। बायोलॉजी वर्ड किसने दिया था? लैमार्क और ट्रेवेरिनस ने दिया था। इसमें फादर ऑफ बॉटनी माने वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। और फादर ऑफ बायोलॉजी और जूलॉजी, जूलॉजी समझ रहे हो ना? जूलॉजी को क्या कहा जाता है हिंदी में? जंतु विज्ञान। क्या कहते हैं? जंतु विज्ञान। और बॉटनी को क्या कहा जाता है? वनस्पति विज्ञान, ठीक है। यानी प्लांट का अध्ययन किसमें किया जाता है? बॉटनी में। और जंतुओं का अध्ययन किसमें किया जाता है? जूलॉजी में, ठीक है। तो अरस्तु को दोनों कहा जाता है, फादर ऑफ बायोलॉजी और जूलॉजी। फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टस, और बायोलॉजी शब्द किसने दिया? लैमार्क और ट्रेवेरिनस, ठीक है। लैमार्क का जो नाम लिखा हुआ है, इनका नाम क्या आपने पहले सुना है? और सुने हो तो कहाँ सुने हो बताओ? हमने जिक्र भी किया था पहले। लैमार्क का नाम सुने हैं? कहाँ पर सुने हैं? इवोल्यूशन में सुने होइएगा। इवोल्यूशन को क्या कहा जाता है? क्रमिक विकास। इवोल्यूशन को क्या कहा जाता है? क्रमिक विकास। क्रमिक विकास का क्या मतलब है? किसी भी ऑर्गेनिज्म का बॉडी डिजाइन जो ग्रेजुअली चेंज हो रहा है उसके अध्ययन को क्या बोला जाता है? इवोल्यूशन बोला जाता है। जब से सबसे शुरुआती दौर में हम लोग किस रूप में धरती पर आए थे? रामापेंथिकस के रूप में आए थे। किस रूप में आए थे जी? रामापेंथिकस, ठीक है। ये रामापेंथिकस कहाँ से आया था? साउथ अफ्रीका से। कहाँ से आया था? साउथ अफ्रीका में सबसे पहले मानव का जो उद्भव हुआ था वो किस रूप में हुआ था? रामापेंथिकस। रामापेंथिकस जो था वो हम लोगों जैसा थोड़े दिखाई देता था, एकदम कैसा दिखता था? बंदर के जैसा। अभी के समय में हम लोग क्या हैं? अभी के समय में हम लोग हैं क्रो-मैग्नन एप। अभी हम लोग क्या हैं? क्रो-मैग्नन एप। और इसके जस्ट बाद हम लोग अभी क्या हुए? होमो सेपियंस। क्या हुए? होमो
सेपियंस। तो अभी वर्तमान जो मानव है उसका नाम क्या है? होमो सेपियंस। अभी हम लोग क्या है? होमो सेपियंस। होमो सेपियंस से जस्ट पहले क्या थे? क्रो-मैग्नन एप। इसके पहले क्या थे? निएंडरथल। और सबसे शुरुआती दौर में हम लोग क्या थे? रामापेंथिकस। तो रामापेंथिकस से चलते हुए जो होमो सेपियंस तक की यात्रा है, इसका अध्ययन किसमें किया जाएगा? इवोल्यूशन में, क्रमिक विकास में किया जाएगा कि किन किन कारणों से किसी ऑर्गेनिज्म का बॉडी डिजाइन जो है वो लगातार बदल रहा है। समझ में आ रहा है कि किन कारणों से किसी जीव का शरीर बदल रहा है। तो अभी हम लोग जैसे ही यहाँ थे रामापेंथिकस के रूप में, अभी भी वैसे ही रह जाते हैं क्या? अभी है वैसे? कोई नहीं है ना। पूरा बॉडी डिजाइन क्या हो गया? चेंज हो गया। तो किन कारणों से चेंज हुआ, इसके बारे में सबसे पहले बताने का काम किस व्यक्ति ने किया था? लैमार्क ने। लैमार्क ने सबसे पहले सोचना शुरू किया था कि किन कारणों से किसी जीव की शारीरिक संरचना बदलती है, और उन्होंने इस पर आधारित उस समय की एक बहुत प्रसिद्ध किताब लिखी थी, जिस किताब का नाम था फिलोसोफी जूलॉजिक। क्या नाम था? फिलोसोफी जूलॉजिकी। ठीक है, ये पुस्तक किस व्यक्ति ने लिखी? लैमार्क ने लिखी। सबसे पहला इवोल्यूशन पर कौन सा किताब लिखा गया? फिलोसोफी जूलॉजी। किसके द्वारा लिखा गया? लैमार्क के द्वारा। और इस किताब में उन्होंने कौन से थ्योरी का जिक्र किया था? यूज एंड डिसयूज ऑर्गेन थ्योरी। यूज एंड डिसयूज ऑर्गेन थ्योरी, यानी अंगों का उपयोग और अनुपयोग। अंगों का उपयोग एवं अनुपयोग, यह सिद्धांत उन्होंने किस किताब में लिखा? फिलोसोफी जूलॉजी में लिखा। लैमार्क का यह मानना था कि जिस ऑर्गेनिज्म का उपयोग, जिस ऑर्गेन का उपयोग कोई भी जीव करेगा, उसका वो अंग क्या हो जाएगा? विकसित हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा। और जिस अंग का उपयोग नहीं करेगा, वो अंग में विकास नहीं होगा। जैसे अब समझो ना, यहाँ पे क्रो-मैग्नन एप जब हम लोग थे, तो हम लोगों का बॉडी डिजाइन में क्या क्या चेंजेस था? तो हम लोगों के पास एक पूंछ हुआ करता था, रीढ़ की हड्डी टेढ़ी थी, माने हाथ का भी उपयोग चलने में करते थे, शरीर पर बड़े बड़े बाल थे, निचला जबड़ा बाहर निकला हुआ था। ये सब बदलाव थे ना। तो कैसे ये बदलाव चेंज हुए? उसमें लैमार्क ने कहा कि जिन अंगों का उपयोग हम लोगों ने किया वो विकसित हुआ। जैसे हम लोगों का यहाँ पर केनाइन टीथ जो था, वो केनाइन टीथ जंगली जानवरों के तरीके से था, जैसा शेर चीता में होता है। क्यों था? क्योंकि मांसाहारी था। ये क्रो-मैग्नन एप जो था, ये कैसा जंतु था? मांसाहारी। उस समय खेती थोड़े होता था। पाषाण काल में स्टोन एज जब चल रहा था, तो स्टोन एज में हम लोग किस रूप में थे? क्रो-मैग्नन। यानी हम लोग क्या खाते थे? किसी जानवर को मार करके उसका कच्चा मांस खाते थे। तो उसका कच्चा मांस खाना था, तो केनाइन टीथ हम लोगों का शार्प था, मजबूत था। बाद में स्टोन एज के बाद आग का आविष्कार हुआ। अब आग का आविष्कार जब हो गया, तो किसी भी जानवर को मार के पका के मांस खाते थे। तो इस दांत का मेहनत क्या हो गया? कम हो गया। तो जब दांत का मेहनत कम हो गया, तो ये मांसाहारी जीवों के तरीके से न रह के किससे हो गया? शाकाहारी जैसा हो गया। पेड़ पर जब हम लोग रहते थे, तो पूंछ का जरूरत था। क्रो-मैग्नन कहाँ रहता था? पेड़ों पर। तो उसके पास पूंछ था। पूंछ क्या काम करता है? बॉडी के पोस्चर को मेंटेन करता है। ठीक है, बॉडी को बैलेंस करने का काम बंदर में कौन करता है? पूंछ करता है। हम लोग पेड़ पर रहते थे तो पूंछ था, पेड़ पर रहना बंद कर दिए तो पूंछ गायब हो गया। यही है अंगों का उपयोग और अनुपयोग का सिद्धांत। ठीक है, जिसको सबसे पहले किसने दिया था? लैमार्क ने दिया था। तो क्वेश्चन यदि आपसे पूछा जाए कि इवोल्यूशन के बारे में सबसे पहले किस व्यक्ति ने जिक्र किया, तो क्या कहोगे? लैमार्क ने। लेकिन यदि पूछा जाए कि इस इवोल्यूशन के फादर का नाम बताओ, फादर ऑफ इवोल्यूशन, तो क्या कहोगे? क्या पूछे? समझ में आ रहा है ना? हम पूछे अगर आपसे कि इवोल्यूशन के बारे में सबसे पहले किसने बताया, तो क्या कहोगे? लैमार्क। लेकिन पूछा जाए कि लैमार्क के सिद्धांत को गलत किसने बताया, या फिर फादर ऑफ इवोल्यूशन किसे कहा जाता है, तब क्या कहोगे? चार्ल्स डार्विन। ठीक है, फादर ऑफ इवोल्यूशन किसे कहा जाता है? चार्ल्स डार्विन को कहा जाता है। और इन्होंने ही लैमार्क के थ्योरी को क्या किया था? गलत बताया था। ठीक है, और इन्होंने भी एक सिद्धांत दिया था, ये इवोल्यूशन में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था? नेचुरल सिलेक्शन का। नेचुरल सिलेक्शन। तो ये भी क्वेश्चन नया एक बन सकता है आपसे कि यूज एंड डिसयूज ऑर्गेन थ्योरी को चैलेंज कौन करता है? कौन चैलेंज करता है? नेचुरल सिलेक्शन चैलेंज करता है। और इस नेचुरल सिलेक्शन का जो थ्योरी है वो चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया। और इस थ्योरी में चार्ल्स डार्विन ने एक किताब लिखी इस थ्योरी पर आधारित, जिस किताब का नाम था द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ये किताब लिखी किस व्यक्ति ने? चार्ल्स डार्विन ने लिखी। बात आया समझ में?
तो इस तरीके से धीरे धीरे बायोलॉजी का क्या होता चला गया, विकास होता चला गया। प्राकृतिक चयनवाद, प्राकृतिक चयनवाद हो गया। आगे बढ़े, चलो अब देखो इसके बाद समय जब आगे बढ़ता है तो उसके बाद इसमें एक और लिख लो, लिखना बायोलॉजी और सेल थ्योरी। सेल थ्योरी, सेल थ्योरी को हिंदी में कहते हैं कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत का अपवाद किसे कहा जाता है, बोलो? वायरस को। किसे कहा जाता है? वायरस को। वायरस को हम लोग क्या कहते हैं? जीव विज्ञान और कोशिका सिद्धांत, इन दोनों का अपवाद किसे कहते हैं? वायरस को। वायरस को ही हिंदी में क्या कहा जाता है? विषाणु। इसे हिंदी में कहा जाता है विषाणु कहा जाता है, ठीक है। ये सेल थ्योरी का भी अपवाद है और बायोलॉजी का भी क्या है? अपवाद है। क्यों अपवाद है बताओ? वायरस के बारे में अगर हम आपसे पूछें कि ये इसमें नंबर ऑफ सेल कितने होते हैं, तो आप वायरस को क्या कहते हो कि सर ये कैसा होता है? ए सेलुलर। ए सेलुलर का क्या मतलब है? एक सेल वाला नहीं जी, अकोशिकीय। एक सेल वाले को यूनिसेलुलर कहते हैं, समझ गए? यहां क्या लिखे हैं? ए सेलुलर माने अकोशिकीय। दूसरा हम लोग वायरस को कहते हैं कि वायरस जब इन्वायरमेंट में रहेगा, इन्वायरमेंट में, पर्यावरण में, तो कैसा रहता है? मृत होता है। और जब वायरस किसी होस्ट बॉडी में आता है तो यह कैसा हो जाता है? जीवित हो जाता है। इसीलिए वायरस को क्या कहते हैं? वायरस को सजीव तथा निर्जीव, सजीव तथा निर्जीव के बीच योजना कड़ी, योजना कड़ी कहते हैं। यानी वायरस इज कनेक्टिव लिंक बिटवीन डेड एंड लिविंग। वायरस इज कनेक्टिव लिंक बिटवीन डेड एंड लिविंग। हो गया? सजीव और निर्जीव के बीच की योजना कड़ी किसे कहा जाता है? वायरस को। और वायरस क्या है? तो बायोलॉजी का भी एक्सेप्शन है और सेल थ्योरी का भी एक्सेप्शन है, ठीक है। अब एक्सेप्शन का क्या यहाँ क्या मीनिंग है? तो ये सेल थ्योरी जो है यह कब दिया गया था? तो 1838 और 1839 में यह सेल थ्योरी दिया गया था। और ये सेल थ्योरी किस वैज्ञानिक द्वारा दिया गया था? तो दो वैज्ञानिक थे, एक का नाम था स्लाइडेन और एक का नाम था स्वान। ये स्लाइडेन और स्वान, इन दोनों वैज्ञानिकों ने मिल करके दिया था सेल थ्योरी, ठीक है। स्लाइडेन और स्वान ने। हो गया? लिख लिए? हो गया? सेल थ्योरी 1838 और 1839 में दिया गया। किसके द्वारा दिया गया? स्लाइडेन और स्वान के द्वारा दिया गया, ठीक है। अब सेल थ्योरी क्या है ये डिटेल में हम लोग किस चैप्टर में पढ़ेंगे? सेल चैप्टर में, ठीक है। अभी बेसिक हम लोग समझाते हैं आपको कि देखो सेल थ्योरी में स्लाइडेन और स्वान ने जो बात कहा था ना, मेन बात उसमें उन्होंने क्या कहा था? उन दोनों ने कहा था सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। क्या कहा था? सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। हिंदी में आप लोग पढ़े होंगे कोशिका जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, ठीक है, पढ़े हैं ना। कोशिका जीवन की क्या है? संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। ये बात किसने बताया था? स्लाइडेन और स्वान ने बताया था। तो जब सेल को आप क्या कह रहे हो? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ,
क्वेश्चन एग्जाम में आया है, जैसे घर बनाने में ईंट का उपयोग होता है, किसी जीव का शरीर बनाने में किसका उपयोग होता है? तो सेल का। जैसे घर में ईंट लगेगा तभी मकान बनेगा, वैसे ही बॉडी बनाना है तो क्या चाहिए? सेल चाहिए। इसीलिए सेल को फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कहेंगे। वायरस क्या कह रहा है कि हम कैसे हैं? ए सेलुलर। ए सेलुलर का क्या मीनिंग है? कि वायरस में कोई सेल नहीं है। इसीलिए ये क्या है? सेल थ्योरी का एक्सेप्शन है। कोशिका सिद्धांत का क्या है? ये एक्सेप्शन है, अपवाद है। बात आई समझ में? और किसका अपवाद है? बायोलॉजी का भी। क्यों अपवाद है? क्योंकि बायोलॉजी में हम लोग केवल जीवित जीवों के बारे में पढ़ते हैं, स्टडी ऑफ लाइफ। और वायरस के बारे में, वायरस कैसा है? इन्वायरमेंट में मृत है, फिर भी इसका अध्ययन किया जा रहा है। बात आई समझ में? उसके बाद क्या लिखा हुआ है? वायरस होस्ट बॉडी में आएगा, जैसे किसी प्लांट में चला है, जंतु में चला है, तो प्लांट और जंतु के शरीर में आते ही यह कैसा हो जाता है? जीवित हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। ठीक है, आगे लिखा हुआ है वायरस को सजीव और निर्जीव के बीच योजना कड़ी कहते हैं। जीवित और मृत या दोनों अवस्थाओं में होता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? योजना। योजना कड़ी मतलब दोनों अवस्था में जो जीव पाया जाए। मिलाने वाला नहीं। चलो हो गया, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब ध्यान से देखना। देखो, अगर हम आपसे पूछे कि इस पृथ्वी का उत्पत्ति आज से कितना साल पहले हुआ था? ओरिजिन ऑफ अर्थ हाँ कब हुआ था? बोलो। 4.5 अरब साल पूर्व। ठीक है, और पूछे आपसे अगर कि ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन दी अर्थ, ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन दी अर्थ, तो क्या कहोगे? 2.5 बिलियन ईयर, 2.5 अरब साल। ठीक है, पृथ्वी बना 4.5 अरब साल पहले, और इस पर लाइफ कब आया? 2.5 अरब साल पहले। तो बीच का 2 अरब साल पृथ्वी क्या हो रहा था? ठंडा हो रहा था। बीच का जो 2 अरब साल है वो समय क्या हुआ? पृथ्वी को ठंडा होने में लगा। अब पृथ्वी का निर्माण का अगर क्रम देखोगे ना कि किस तरीके से इसका निर्माण हुआ, तो एक थ्योरी पढ़ने के लिए मिलता है। कौन सा थ्योरी मिलता है? बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, सब ऐसे हम लोग का यूनिवर्स जो है वो कैसे बना है, इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण अभी तक नहीं है। पृथ्वी पर जीवन कैसे आया, इसका भी कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। पृथ्वी पर पहला जीव कौन सा आया, इसका भी कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। सब हाइपोथेटिकल बात है। लेकिन सबसे ज्यादा ऑथेंटिक थ्योरी अगर आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी का ओरिजिन किस तरीके से हुआ है, तो कौन सा थ्योरी बताता है? बिग बैंग थ्योरी। बिग का मतलब क्या होता है? बड़ा आकार का, और बैंग का मतलब क्या होता है? टूटना, विस्फोट होना। ठीक है, तो हम लोगों का जो यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, वो शुरुआत में क्या हुआ था? सिमटा हुआ था। हम लोग का यूनिवर्स जो है ना, वो शुरुआती दौर में क्या हुआ था? सिमटा हुआ था, चिपका हुआ था पूरा का पूरा। और धीरे धीरे उस यूनिवर्स में क्या होते रहा? खिंचाव होते रहा। अब वो खिंचाव किस कारण से हुआ, इसका कोई जवाब आज भी नहीं है। कोई ऐसा फोर्स था जिसके कारण से यूनिवर्स में क्या हुआ? खिंचाव हुआ, और खिंचाव होते होते वो क्या हो गया? पूरा का पूरा फैलता चला गया। और वो खिंचाव आज भी क्या है? जारी है। लेकिन जो फोर्स उसको खींच रहा है ना यूनिवर्स को, आज भी हम लोग का यूनिवर्स का क्या हो रहा है? विस्तारीकरण हो रहा है, यूनिवर्स विस्तारी हो रहा है। और जिस समय जो अट्रैक्शन पावर उसको खींच रहा है वो 0 हो जाएगा, तो वैज्ञानिकों का दावा है कि फिर से अपना यूनिवर्स आकर के क्या हो जाएगा? चिपक जाएगा। और जैसे आकर के यूनिवर्स फिर से चिपका, धरती से जीवन खत्म। समझ में आ रहा है? इसी को अलग अलग जगहों पर प्रलय कहा जाता है। क्या कहा जाता है ना? प्रलय आ जाएगा। या फिर उर्दू शब्द में क्या कहा जाता है? कयामत। क्या आएगा? कयामत। तो कयामत की स्थिति तभी आएगी जो अट्रैक्शन पावर इसको खींच करके बड़ा किए हुए है। जब वो अट्रैक्शन अभी कमजोर हो रहा है, वो इसीलिए स्प्रेड जितना तेजी से होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। वो आकर के जैसे खत्म हुआ तो आकर के सारा का सारा क्या हो जाएगा? चिपक जाएगा, धरती से जीवन क्या हो जाएगा? खत्म, कयामत आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो हाँ, हम लोग देख अभी थोड़ी होने वाला है, अभी मस्ती में रहो। अगला जन्म में क्या बनकर खाओगे? क्रो मैग्नन अगर फिर बन गए हम लोग। ठीक है, ह्यूगो डिब्रीज ने कहा है ना कि इवोल्यूशन में कुछ भी संभव हो सकता है। हम लोग ऐसे ही थोड़ी रहेंगे, ऐसे ही रहोगे क्या परमानेंट? आज से 2-4 अरब साल के बाद या 2-4 करोड़ साल के बाद हम लोग का स्ट्रक्चर ऐसे थोड़ी रहेगा, बदल जाएगा। कुछ भी हो सकता है। हाँ, 90-20 में चुड़ैलिया से उलट के चलती है ना। 1920 मूवी देखे हैं, उसमें क्या होता है? खंभा पर उल्टा लटक के चढ़ती है।
वैसा हो गया तो वैसे कितना मजा आएगा, सड़क पर बैग टांग के चल रहे हो हाँ जॉम्बी हो जाओगे। देखो उसके बाद क्या हुआ, अपने यूनिवर्स में एक तारा है, एक स्टार है। कौन सा तारा है? सूर्य, या मान लेते हैं हम लोग क्या है, सूर्य है, ठीक है। अब ऐसे सूर्य हम लोगों के यूनिवर्स में एक दो नहीं है, करोड़ों की संख्या में है। क्या सूर्य क्या है? एक तारा है, एक स्टार है। अब इस सूर्य में दो चीजें हैं, एक है हाइड्रोजन और एक है हीलियम। और ये हाइड्रोजन और हीलियम किस रूप में है? गैसीय रूप में है। किस रूप में है? गैसीय। और इन गैसों पर जब आयन बढ़ता है तो ये गैस किस रूप में बदल जाते हैं? प्लाज्मा के रूप में बदल जाते हैं। तो हाइड्रोजन और हीलियम का सूर्य में ये किस अवस्था में है? प्लाज्मा अवस्था में। किसमें है? प्लाज्मा। और इसी प्लाज्मा के कारण सूर्य से क्या निकल रहा है? प्रकाश निकल रहा है, ठीक है। सूर्य के ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? हाइड्रोजन और हीलियम, ठीक है। और ये हाइड्रोजन और हीलियम जो है ना, इसका क्या होता है सूर्य के अंदर? न्यूक्लियर फ्यूजन। क्या होता है? न्यूक्लियर फ्यूजन। हिंदी में कहते हैं नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है। एक होता है न्यूक्लियर फिजन और एक होता है फ्यूजन। दोनों में अंतर पता है ना? बोलो। अगर हम लिखे फिजन तो फिजन का मतलब क्या होगा? वो कोई बड़ा सा पार्टिकल है, यह टूट करके दो डॉटर पार्टिकल में बदल जाए, इसको क्या कहेंगे? फिजन, ठीक है। और फ्यूजन अगर हमने लिखा, फ्यूजन का मतलब क्या होता है? संलयन, संलयन। और इसका मतलब क्या होता है? विखंडन, विखंडन। तो अगर फ्यूजन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? दो पार्टिकल है, छोटा छोटा है, ये छोटा छोटा दो पार्ट है, और ये दोनों पार्टिकल जुड़ करके एक बड़ा पार्ट में बदल जाएगा, तो ये क्या हो गया? फ्यूजन। तो सूर्य में हाइड्रोजन और हीलियम का क्या होता है? न्यूक्लियर फ्यूजन, संलयन। एक बार सूर्य में एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फ्यूजन हुआ जिससे इसके कुछ टुकड़े इसको अपना ऑर्बिट बना करके घूमने शुरू कर दिए। टोटल कितने बने थे? 9। एगो प्लूटो था ना जी, तो हट गया, तो मैंने अभी ना हटाया ना, पहले तो था ना, ठीक है। अभी कितना है? 8, ठीक है। अभी कितना हो जाएगा आपका? 8। सबसे नजदीक में जो है वो कौन सा है? मरकरी, फिर वीनस, फिर अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ठीक है। ये टोटल कितने हैं? 8 ग्रह अभी हैं। सूर्य से सबसे नजदीक में कौन है? मरकरी। मरकरी के बाद कौन है? वीनस। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? वीनस। और ये भी गर्म है ना, लेकिन सबसे गर्म नहीं है। अब दिमाग में आ रहा होगा कि सूर्य से सबसे नजदीक में मरकरी है, तो सबसे गर्म तो यही होना चाहिए। सूर्य से सबसे नजदीक में है तो होना तो ये ना चाहिए सबसे गर्म। और सूर्य से थोड़ा दूर है ये वीनस, तो इससे कम गर्म होना चाहिए, लेकिन सबसे गर्म ग्रह कौन है? वीनस है। इसका मुख्य कारण जो है वो ये है कि यहां पर वातावरण है, समझना, यहां पर वातावरण क्या है? प्रेजेंट है। और यहां पर वातावरण क्या है? एब्सेंट है, ठीक है। वातावरण यहां क्या है? एब्सेंट है। तो सूर्य से जैसे ही जो हीट आया यहां पर, तो इस हीट को यह क्या करता है? रिफ्लेक्ट भी कर देता है, जिससे ये थोड़ा कम ग्रह है, कम गर्म है। और यहां पर जो हीट आया वीनस के ऊपर में, यह पूरे के पूरे हीट को क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके चलते ये क्या है? सबसे गर्म ग्रह है। समझ में आया? इसके बाद क्या है आपका? पृथ्वी। इसके बाद क्या है? पृथ्वी। और पृथ्वी के बाद जैसे ही जाओगे ना, यहां पर पृथ्वी आपका नीला ग्रह इसको कहा जाता है। पृथ्वी को हम लोग क्या कहते हैं? नीला ग्रह कहा जाता है। तो ये नीले रंग का आपका हो गया पृथ्वी। और पृथ्वी के बाद जाओगे तो क्या मिलेगा? मार्स। मार्स, मार्स के बाद जितने सारे ग्रह जो है ना, यह सबके सब कैसे हैं? तो ठंडे हैं, मतलब वहां पर जीवन पॉसिबल है नहीं। इतना टेम्परेचर कम है कि इधर भी जीवन पॉसिबल नहीं है, और पृथ्वी के बाद भी इधर जीवन पॉसिबल नहीं है। जीवन की संभावना केवल कहां बन रहा है? पृथ्वी। और इन दोनों के बीच में जो मार्स और जुपिटर है, इन मार्स और जुपिटर के बीच में क्या पाया जाता है? एस्ट्रॉयड बेल्ट। यहां पर क्या है? एस्ट्रॉयड बेल्ट है। इसको हम लोग कहेंगे एस्ट्रॉयड बेल्ट। हाँ, क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। ये पूरा इस कक्षा में क्या कर रहा है? घूम रहा है, बहुत तेजी से घूम रहा है। अब देखो कई बार क्या होता है ना, कि ये जो मंगल है, ये इसका अपना ग्रेविटी है,
मंगल का क्या है, ग्रेविटी है। ई ग्रेविटी क्या किया, किसी क्षुद्र ग्रह को अपनी तरफ आकर्षित किया। ये अभी यहां पर है, मार्स मान लो कहां पर है, यहां पर है। किसी क्षुद्र ग्रह को क्या किया, ये अट्रैक्ट किया, यहां पर है। किसी क्षुद्र ग्रह को ये क्या किया, खींचा अपनी ओर अपनी ग्रेविटी से, और खींच के कहां भाग गया, इधर भाग गया। अब इसका प्लेस वैल्यू क्या हो गया, यहां पर ही आ गया है, यहां का जगह खाली कर दिया। अब यहां से जो क्षुद्र ग्रह चला था, इसका सामना किसको करना पड़ेगा, पृथ्वी को करना पड़ेगा। अब पृथ्वी की तरह ये क्षुद्र, पृथ्वी की तरफ ये क्षुद्र ग्रह एक दो बार नहीं, कई बार आए हैं, और आए हैं तो कई बार गिरे हैं। और सबसे ज्यादा तबाही कब लाते हैं, जब समुद्र के किनारे गिर जाए। समुद्र के किनारे गिरते हैं तो सुनामी जैसा माहौल पूरा का पूरा पैदा कर देते हैं, भूकंप वगैरह आता है, सुनामी वगैरह आ जाता है। इसी तरीके का एक क्षुद्र ग्रह धरती पर गिरा था मेजोजोइक पीरियड में, मेजोजोइक पीरियड, या फिर इसी पीरियड को कहा जाता है जुरासिक ईरा। नाम सुने हो इस ईरा का, जुरासिक ईरा या मेजोजोइक पीरियड। इस समय धरती पर कौन रहा करते थे, डायनासोर, डायनासोर रहा करते थे। धरती पर खाली कौन था, डायनासोर था, ठीक है। अब जहां पर एक एस्ट्रॉयड आकर गिरा था ना, उस एस्ट्रॉयड का नाम था इजिप्टा। क्या नाम था, इजिप्टा। ये एस्ट्रॉयड था जो मंगल खींचा, और खींच के मंगल अपने कहां आगे अगले ऑर्बिट की तरफ, अगले भाग में भाग गया, और यहां से जो क्षुद्र ग्रह था वो सीधा का सीधा कहां आया, पृथ्वी पर। और पृथ्वी के जिस भाग पर आकर के इजिप्टा गिरा था, उसी भाग पर कौन रहा करता था, मेजोजोइक ईरा में डायनासोर रहा करता था। तो डायनासोर का पूरा प्रजाति जहां पर ये गिरा, वहां का टेम्परेचर इतना अधिक बढ़ गया कि डायनासोर सारा का सारा वहीं पर खत्म। एक तो इसके विस्फोट से बहुत सारा मर गया, और दूसरा वहां पर टेम्परेचर कई 100 साल तक इतना गर्म रहा, जिसके चलते डायनासोर दोबारा वहां पर बच ही नहीं पाया। इसके खाने वाला जितना वनस्पति था, छोटे छोटे जो भी प्लांट वगैरह था, सबका सब क्या हो जाएगा, जल उल करके खत्म हो गया, और धीरे धीरे डायनासोर क्या हो गया, धरती से समाप्त हो गया। तो किस उल्का पिंड के गिरने के कारण डायनासोर खत्म हुआ था, इजिप्टा। कई बार आप रात में देखते हो कि क्षुद्र ग्रह ऐसे ही गिरते रहता है, जो टूटता तारा जिसको हम लोग कहते हैं, टूटता तारा नहीं होता है, क्या होता है, क्षुद्र ग्रह रहता है। वो जब ऊपर से गिर रहा है तो पृथ्वी के अलग अलग आवरणों के कारण उसमें क्या लग जाता है, आग लग जाता है। अब ऊपर से गिर रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स तो उसको अपोज करेगा ना जी, और उस फ्रिक्शन के कारण क्या होता है, वो गर्म होकर के जलना शुरू कर देता है, और पृथ्वी तक गिरते पहुंचते पहुंचते वो धूल राख बच जाता है उसका केवल। ठीक है, समझ में आए बात। तो धरती पर जीवन केवल कहाँ आया है, पृथ्वी पर। लेकिन इस पृथ्वी को ठंडा होने में कितना समय लगा, 2 अरब साल। कितना टाइम लगा, 2 अरब साल का समय लगा इस पृथ्वी को ठंडा होने में। और जो यहां से उल्का पिंड आकर के इस पृथ्वी पर गिरे थे, वे अपने साथ क्या लेकर के आए थे, बर्फ। क्या लेके आए थे, बर्फ, क्योंकि ऊपर का तो टेम्परेचर ठंडा है, तो बर्फ लेकर के आया। तो पृथ्वी पर क्या आ गया, मान लो यहां पर पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर क्या आ गया, बर्फ आ गया। अब इस बर्फ पर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, यहां से सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है कि नहीं बर्फ पर, तो बर्फ क्या होगा, वाष्पीकृत होगा। वाष्पीकृत होगा तो क्या बनेगा, बादल बनेगा, बनेगा ना। और फिर बादल क्या होगा, ठंडा होगा। तो बादल के ठंडा होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, संघनन, कंडेंसेशन। और बादल ठंडा होगा तो वो पानी के रूप में बदल जाएगा, और फिर क्या होगा, रेनफॉल, बारिश होगी। तो पृथ्वी पर लगातार करोड़ों सालों तक बारिश ही होते रहा, जिससे अपने पृथ्वी पर टोटल कितना % पानी है आज, 75%। तो धरती पर क्या बन गया, वाटर बॉडी बना, 75% पानी आया और 75% पानी आ गया, तो धरती का तापमान क्या हो गया, ठंडा हो गया। और जब धरती का तापमान ठंडा हो गया तो सबसे पहला एक कोशिकीय जीव पानी के भीतर जन्म लेता है, और वो किस रूप में जन्म लिया, बायोमोलिक्यूल्स के रूप में। किस रूप में आया, बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, ये जो बायोमोलिक्यूल्स से क्या बना, सेल ऑर्गेनल्स। सेल ऑर्गेनल्स मतलब कोशिकांग। अगर पूछा जाए कि सबसे प्राचीन जीव धरती पर कौन है, बोलो, धरती का सबसे पहला जीव, नाम बोलो ना जी, मेढक। कौन है, साइनो। धरती का सबसे पुराना जीव साइनो बैक्टीरिया है। ठीक है, इसी साइनो बैक्टीरिया को क्या कहते हैं, एक और नाम है इसका, ब्लू ग्रीन एल्गी, या फिर हिंदी में कहते हैं नील हरित शैवाल। ये धरती का सबसे प्राचीन जीव है। ठीक है, सबसे पहले यही जीव आया। फिर क्या बना, सेल ऑर्गेनल। सेल ऑर्गेनल से क्या बना, सेल। सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गेन, ऑर्गेन से क्या बना, ऑर्गेन सिस्टम,
ऑर्गेन सिस्टम से बॉडी, बॉडी से पॉपुलेशन, पॉपुलेशन से कम्युनिटी, कम्युनिटी से इकोसिस्टम, इकोसिस्टम से बायोम, बायोम से बायोस्फीयर। जिस शब्द का हिंदी नहीं पता हो पूछ लीजिएगा, बता देंगे। सिस्टमेटिक्स इसको कहा जाता है। पृथ्वी की तरफ आ रहा था, घर्षण के कारण आग लग जाता है। और उस समय बर्फ जो लेकर के गिरा था ना, तो जो गिरा था तो उस समय पृथ्वी पर वातावरण तो था नहीं, इसलिए आकर के गिरा तो बर्फ के साथ आया। ये क्वेश्चन आया है कि किस एस्ट्रॉयड के गिरने के कारण डायनासोर खत्म हुआ था, तो नाम याद रखना है, इजिप्टा। हो गया? आपको तो लिखना नहीं, बाकी कौन लिख रहा है? लिख लिए? कोई डाउट नहीं ना? इसमें सारा टर्म समझ में आ रहा है? सारे टर्म समझ में आ रहे हैं ना? देखो, बायोमोलिक्यूल का क्या मतलब होता है? वैसा पार्टिकल जिससे किसी जीव का शरीर तैयार होता है, उसको क्या कहते हैं? बायोमोलिक्यूल। ठीक है? जिससे किसी बॉडी का निर्माण होगा। जैसे हम लोग का बॉडी किन किन चीज़ों से बना है? प्रोटीन से, एमिनो एसिड से, न्यूक्लिक एसिड से, लिपिड से, इसी सब से ना शरीर बना है। तो इन सबको क्या कहा जाएगा? बायोमोलिक्यूल। समझ गए? हिंदी में कहेंगे जैव कण या जैव अणु, जिससे किसी जीव का शरीर बनता है। अब हम लोग का डीएनए कौन से एसिड से बना है? बोलो। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड। किससे बना है? न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं ना, तो न्यूक्लिक एसिड है डीएनए के अंदर में। तो न्यूक्लिक एसिड क्या कहलाएगा? बायोमोलिक्यूल। बाल किस चीज का बना हुआ है? प्रोटीन का। कैरेटीन प्रोटीन का। नाखून किसका बना है? प्रोटीन का। स्किन किसका बना है? प्रोटीन का। तो प्रोटीन क्या है? बायोमोलिक्यूल है। समझ गए? तो बायोमोलिक्यूल मतलब जिससे किसी जीव का शरीर बनता हो। सेल ऑर्गेनल्स का मतलब सेल के भीतर जो है। सेल के भीतर क्या क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लिपिड, राइबोसोम, लाइसोसोम, सब है। इन सबको क्या कहा जाएगा? सेल ऑर्गेनल। सेल ऑर्गेनल से क्या बनेगा? सेल, कोशिका, कोशिका से उत्तक, टिश्यू, टिश्यू से अंग, अंग से अंगतंत्र, और अंगतंत्र से शरीर। शरीर जहां पर रहेगा उसको क्या कहेंगे? जनसंख्या। ठीक है? एक प्रजाति का एक इकाई क्षेत्र में रहना क्या कहलाता है? जनसंख्या। किसी इकाई क्षेत्र में जितने सारे एक प्रजाति के जीव हैं, उन सब जीवों की संख्या को क्या कहेंगे? जनसंख्या। जनसंख्या से क्या बनेगा? समुदाय, कम्युनिटी। कम्युनिटी का क्या मतलब है? जितने जीवित जीव एक इकाई क्षेत्र में उपलब्ध हैं, उन सारे जीवित जीवों की संख्या। सब प्रकार का स्पेसीज इंक्लूड होगा उसमें। ठीक है? प्रजाति का कोई मायने नहीं रहेगा। ठीक है? उसको क्या कहेंगे? कम्युनिटी। कम्युनिटी से क्या बनेगा? इकोसिस्टम, पारितंत्र। इकोसिस्टम को क्या कहते हैं? पारितंत्र। इकोसिस्टम में दो चीजें होती हैं, जैव और अजैव, बायोटिक और एबायोटिक, दो चीजें पाई जाती हैं। अब बायोटिक और एबायोटिक समझ रहे हो ना? बायोटिक क्या होता है बताओ? देखो, बायोटिक जो है ना, इस बायोटिक को हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, जिसे नेचर ने बनाया है वो क्या है? बायोटिक है। तो बायोटिक को अगर हम लोग कहें तो क्या क्या कह सकते हैं बायोटिक को? टेम्परेचर क्या है? बायोटिक है। उसके बाद फॉरेस्ट क्या है? बायोटिक में आ जाएगा। और बताओ, डेजर्ट बायोटिक में आ जाएगा। ओशियन बायोटिक में आ जाएगा। एयर
बायोटिक में आ जाएगा, यानी नेचुरल। ए बायोटिक अगर कहें तो ए बायोटिक में क्या क्या कह सकते हो बताओ, जो हम लोग बनाए हैं। हम लोग क्या बनाए हैं? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन बनाया है? हम ही लोग ना बनाए हैं, बोल नहीं रहे हो। सेंचुरी। बोटेनिकल गार्डन कौन बनाया है? हम लोग बनाए हैं, तो बोटेनिकल गार्डन। एक्वेरियम, एक्वेरियम कौन बनाया है? हम लोग बनाए हैं, तो ये सब क्या है आपका? ए बायोटिक। बायोटिक को एक तरीके से और देख सकते हैं, क्या देख सकते हो बायोटिक को? तो बायोटिक जो है ना, उस बायोटिक में प्रोड्यूसर आता है, कंज्यूमर आता है, और कौन आता है? डिकम्पोजर। बायोटिक में तीन चीज और आएंगे, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर। प्रोड्यूसर जो है ना, इस कंज्यूमर जो है इसमें तीन तरीके का होता है, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शियरी कंज्यूमर। ठीक है, तो ये भी आपका बायोटिक का ही हिस्सा है। इसी से हम लोगों का धरती पर क्या बना हुआ है? फूड चेन बना हुआ है। भोजन श्रृंखला वो किससे बनी हुई है? इसी सबसे बना हुआ है, और इससे खूब क्वेश्चन परीक्षा में बनता है। प्रोड्यूसर में कौन कौन आता है? तो प्रोड्यूसर में दो जीव आते हैं। एक कौन आता है? ग्रीन प्लांट्स सभी के सभी क्या हैं? प्रोड्यूसर। और दूसरा प्रोड्यूसर में किसे रखा गया है? साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया और ग्रीन प्लांट्स ये दोनों क्या हैं? प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर को हिंदी में कहा जाता है उत्पादक। क्या कहते हैं? उत्पादक। तो ऑल ग्रीन प्लांट्स आर प्रोड्यूसर। इनको अपने भोजन बनाने के लिए क्या चाहिए? सनलाइट, फोटोसिंथेसिस करेगा ना जी, तभी ना प्रोड्यूसर है ये। तो सारे जो भी धरती पर जीव हैं उनके पास अगर क्लोरोफिल होगा तो प्रोड्यूसर कहलाएगा, उत्पादक कहलाएगा। जो इन प्रोड्यूसर को खाता है उसे क्या कहा जाता है? प्राइमरी कंज्यूमर। क्या कहा जाएगा? प्राइमरी कंज्यूमर। इसका क्या मतलब है? प्राइमरी कंज्यूमर हमेशा क्या होगा? शाकाहारी। प्राइमरी कंज्यूमर हमेशा कैसा होगा? शाकाहारी। जैसे आपसे पूछे हिरण क्या है? प्राइमरी कंज्यूमर। बकरी क्या है? प्राइमरी कंज्यूमर। जिराफ क्या है? प्राइमरी कंज्यूमर। हाथी क्या है? प्राइमरी कंज्यूमर। गेंडा क्या है? प्राइमरी कंज्यूमर। गेंडा प्राइमरी कंज्यूमर है ना, शाकाहारी होता है। हाँ, तो सब क्या है आपका? प्राइमरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर किसे कहोगे? द्वितीयक उपभोक्ता, जो प्रोड्यूसर को भी खाए और प्राइमरी कंज्यूमर को भी खाए। समझ में आ रहा है क्या हम बोल रहे हैं? जो प्रोड्यूसर को भी खाए और प्राइमरी कंज्यूमर को भी खाए वो कौन होगा? सेकेंडरी कंज्यूमर। तो सेकेंडरी कंज्यूमर में कौन आएगा? कुत्ता, बिल्ली, मनुष्य और सियार। बाघ नहीं आएगा, सियार आ जाएगा। ठीक है, ये सब किस में आ जाएगा? सेकेंडरी कंज्यूमर में। समझ में आ रहा है? और टर्शियरी कंज्यूमर में मतलब एक तरीके से क्या कह सकते हो इसको? सर्वाहारी। समझ रहे हो ना? सर्वाहारी। और टर्शियरी में कौन आ जाएगा? उच्च मांसाहारी। उच्च मांसाहारी यानी ओनली डिपेंड्स अपॉन मीट। ठीक है, जैसे शेर, चीता, ये सब किस में आ जाएगा? टर्शियरी कंज्यूमर में आ जाएगा, जो केवल क्या खाता हो? मांस खाता हो। ठीक ना? और इन सबको जो डिकम्पोज करे वो कौन होगा? डिकम्पोजर। डिकम्पोजर को हिंदी में क्या कहते हैं? अपघटक। क्या कहेंगे? अपघटक। अपघटक में क्या क्या आ जाएगा? तो अपघटक में कौन होता है? कवक। कवक। और क्या होगा बताओ? ना, वो तो स्कैवेंजर में आ जाएगा। गिद्ध जो होगा ना, स्कैवेंजर। हाँ, कवक वही फंगस हो गया। एक बैक्टीरिया होता है मिथेनोजेन। मिथेनोजेन बैक्टीरिया। ठीक है, ये सब किस में आ जाता है? अपघटक में। मिथेनोजेन जीवाणु, ये सब क्या है? अपघटक है, डिकम्पोजर। समझ गए? इसी पर आधारित एक श्रृंखला, एक चेन किसने दिया था? लिंडमैन। किसने दिया था? लिंडमैन साहब ने दिया था। इनके थ्योरी को क्या कहा जाता है? 10% एनर्जी फ्लो थ्योरी। 10% एनर्जी फ्लो थ्योरी। ऊर्जा का 10% प्रवाह। ऊर्जा का 10% प्रवाह, यह नियम किसने दिया था? लिंडमैन। तो लिंडमैन इस थ्योरी में क्या, ये डिटेल में हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, लिंडमैन इस थ्योरी में क्या कहा था बताओ?
हाँ, कोई भी जीव अपने शरीर में प्राप्त ऊर्जा को दूसरे जीव से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग कितना करता है? 10%। और शेष 90% ऊर्जा को क्या करता है? आगे अगला पीढ़ी के लिए छोड़ देता है। अगला माने पीढ़ी के लिए नहीं, अगले जीव में स्थानांतरित कर देगा। जैसे ये ग्रीन प्लांट्स हैं, ये सूर्य से कितना ऊर्जा लेंगे? 100%। कितना लेगा? 100%। 100% में अपने पास ही कितना कंज्यूम करेगा? 10%। और 90% फिर वातावरण में क्या करेगा? छोड़ देगा। चाहे इस पौधा को, मान लो प्लांट है, ठीक है, प्लांट को कौन खाया? बकरी। अब बकरी को कौन खाया? मान लो शेर खाया। तो प्लांट जो है सूर्य से 100% ऊर्जा लिया, 10% अपने पास रखा। अब इस प्लांट को जो, और 90% क्या किया? वातावरण में मुक्त कर दिया। अब इस प्लांट को यदि बकरी खा लेगी तो बकरी इस प्लांट से प्राप्त ऊर्जा को अपने शरीर में कितना रख पाएगी? 10%। और 90% क्या हो जाएगा? ये इसके बॉडी से रिमूव हो जाएगा एक्सक्रीशन के द्वारा, उत्सर्जन के द्वारा। और इस बकरी को शेर खाएगा तो 10% इसका ऊर्जा कंज्यूम करेगा, 90% उसका भी एक्सक्रीशन, उत्सर्जन के द्वारा मुक्त हो जाएगा। तो 10% एनर्जी ही फ्लो होता है हर एक ट्रॉपिक लेवल पर। यह बात किस व्यक्ति ने बताया था? लिंडमैन ने बताया था। क्लियर? ठीक है, ये क्लियर हो गया आपका इकोसिस्टम। और इकोसिस्टम से क्या बना है? बायोम, मतलब जैव और अजैव, इन दोनों घटकों से क्या बना है? बायोम। और बायोम से क्या बना है? बायोस्फीयर। बायोस्फीयर का क्या मतलब है? जैव मंडल। पूरा का पूरा जो जैव मंडल है जिसमें हम लोग रह रहे हैं, हम लोग किस में रहते हैं? जैव मंडल में, तो बायोस्फीयर बन गया। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, बढ़ा जाए ना आगे? हाँ, चलो हेडिंग बना लो, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। हेडिंग बना लो, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, टेंसले का था। ब्रांच ऑफ बायोलॉजी हो गया। इसमें जो लोग पहले लिखे हैं वो लोग नहीं लिखेंगे, बस बताइएगा कि क्या होता है। पहला ब्रांच लिखिएगा एनाटॉमी। पहला लिखिएगा एनाटॉमी। एनाटॉमी इसमें, हाँ, स्टडी ऑफ इंसेक्ट। एंटेमोलॉजी थोड़े लिखा हुआ है, एनाटॉमी है। इसमें डैश दे करके लिखेंगे। इंग्लिश में लिखना, हिंदी में? हिंदी में लिख लो, हिंदी में ना? हाँ हो गया, तब इंग्लिश में लिखो, इंग्लिश में। स्टडी ऑफ इंटरनल ऑर्गन सिस्टम, आंतरिक अंग तंत्रों का अध्ययन। स्टडी ऑफ इंटरनल ऑर्गन सिस्टम, आंतरिक अंग तंत्रों का अध्ययन। स्टडी ऑफ इंटरनल ऑर्गन सिस्टम, आंतरिक अंग तंत्रों का अध्ययन। आंतरिक अंग तंत्रों का अध्ययन, इसका क्या मतलब है कि किसी भी जीव के शरीर के भीतर कौन कौन से अंग तंत्र हैं, ये कौन बताएगा? एनाटॉमी। जैसे हम लोगों में क्या क्या है? पाचन तंत्र है, श्वसन तंत्र है, परिवहन तंत्र है, ये कौन बताएगा? एनाटॉमी। ठीक है, दूसरा ब्रांच लिखना फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी, स्टडी ऑफ वर्किंग पैटर्न ऑफ इंटरनल ऑर्गन सिस्टम, आंतरिक अंग तंत्रों के कार्य का अध्ययन। स्टडी ऑफ वर्किंग पैटर्न ऑफ इंटरनल ऑर्गन सिस्टम, आंतरिक अंग तंत्रों के कार्य का अध्ययन। आंतरिक अंग तंत्रों के कार्य का अध्ययन। ठीक है, इंटरनल ऑर्गन सिस्टम क्या काम करता है, इसका बात कौन बताएगा? फिजियोलॉजी। जैसे पाचन तंत्र का जो काम है वो फिजियोलॉजी बताएगा, रक्त परिसंचरण तंत्र का जो काम है वो फिजियोलॉजी बताएगा। थर्ड लिखिएगा साइटोलॉजी। साइटोलॉजी, स्टडी ऑफ सेल, कोशिका का अध्ययन। स्टडी ऑफ सेल, कोशिका का अध्ययन। ठीक है, इस साइटोलॉजी का फादर किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। वेरी गुड, रॉबर्ट हुक को कहा जाता है स्टडी ऑफ, फादर ऑफ साइटोलॉजी। चौथा ब्रांच लिखिएगा हिस्टोलॉजी। चौथा ब्रांच लिखना हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी, स्टडी ऑफ टिश्यू, ऊतकों का अध्ययन।
स्टडी ऑफ टिश्यू, टिश्यू ऊतकों का अध्ययन, ठीक है। ऊतक का अध्ययन क्या कहलाएगा? हिस्टोलॉजी। और हिस्टोलॉजी का यदि पूछा जाए फादर का नाम बताओ तो क्या कहोगे? याद रखोगे मालफीजी। मालफीजी को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ हिस्टोलॉजी, मालफीजी। फादर ऑफ हिस्टोलॉजी किसे कहेंगे? मालफीजी को कहेंगे, ठीक है। चलिए पांचवा ब्रांच लिखिएगा, जेनेटिक्स। जेनेटिक्स, जेनेटिक्स इसमें लिखिएगा स्टडी ऑफ इनहेरिटेड ट्रेट, हिंदी वाले लोग लिखिएगा अनुवांशिक लक्षणों का अध्ययन, अनुवांशिक लक्षणों का अध्ययन, स्टडी ऑफ इनहेरिटेड ट्रेट, अनुवांशिक लक्षणों का अध्ययन। ये आगे हम लोगों को पढ़ना है, इससे क्वेश्चन TRE 1 में दुनिया भर का पूछा था प्रचुर मात्रा में, ठीक है। जेनेटिक्स, जेनेटिक्स का फादर किसे कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को। किसे कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल, GJ मेंडल शॉर्ट में लिख सकते हो, GJ मेंडल को कहा जाता है अनुवांशिकी का जनक, GJ मेंडल को, ठीक है। और पूछा जाए अगर कि जेनेटिक्स शब्द किसने दिया था, तब क्या कहोगे? बताओ, छापो मत, पहले बताओ जेनेटिक्स शब्द किसने दिया था? मेंडल को तो कहा जाएगा फादर ऑफ जेनेटिक्स। जेनेटिक्स शब्द अगर पूछा जाए तो याद रखिएगा बेटसन। किसने दिया था? बेटसन ने दिया था। टर्म जेनेटिक्स वाज क्वाइंड बाय बेटसन, बेटसन, जेनेटिक्स शब्द देने वाला बेटसन, और जेनेटिक्स का फादर ग्रेगर जॉन मेंडल। हो गया। यानी जेनेटिक्स में मुख्य रूप से हम लोग क्या पढ़ते हैं कि कैसे कोई भी गुण अथवा दोष माता पिता से संतान में जाता है, ठीक है। किस तरीके से क्रोमोजोम उसमें काम करता है, वो सारा कुछ। 6 नंबर पर लिखिएगा फाइकोलॉजी, 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 फाइकोलॉजी में लिखिएगा स्टडी ऑफ एल्गी, शैवाल का अध्ययन, शैवाल का अध्ययन, स्टडी ऑफ एल्गी, शैवाल का अध्ययन, ठीक है। शैवाल का अध्ययन हो गया। शैवाल समझ रहे हो ना? कोई एगो शैवाल का नाम बताओ। नीलहरी शैवाल, नीलहरी शैवाल बैक्टीरिया है, शैवाल नहीं है। प्रवाल भित्ति शैवाल है। कोई फेमस शैवाल का नाम बताओ। हिंट करें, कौन सा शैवाल अंतरिक्ष यात्री अपने साथ लेके जाते हैं? अब हिंट कर दिया, बताओ। अब ना बताओगे तो प्रोटीन 50% होता है उसमें। क्या नाम है? क्लोरेला। क्या नाम है? क्लोरेला। अंतरिक्ष यात्री ले जाते हैं उसको साथ अंतरिक्ष में। क्यों ले जाते हैं? क्योंकि उससे भोजन भी मिल जाता है और वो ऑक्सीजन भी इमिट करता है, उससे ऑक्सीजन भी निकलता है, भोजन भी मिलता है। तो क्लोरेला, ठीक है। कौन सा शैवाल है? क्लोरेला। तो उसी सब शैवाल का अध्ययन किसमें किया जाता है? फाइकोलॉजी में। अगला ब्रांच लिखिएगा माइकोलॉजी। ये सब जैसे नाम बोले याद नहीं है तो लिख लेना चाहिए तुरंत, कि कॉपी जब नोट्स एक बार देखोगे तो याद रहेगा। क्लोरेला, इसको अंतरिक्ष यात्री अपने साथ ले जाते हैं, क्लोरेला को। चलो हो गया। माइकोलॉजी में क्या लिखे? स्टडी ऑफ फंजाई, कवक का अध्ययन। नेक्स्ट लिखिएगा 8 नंबर में इकोलॉजी, इकोलॉजी, कवक का अध्ययन। इकोलॉजी में लिखिएगा जीव और वातावरण के बीच संबंध का अध्ययन, स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट, स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन
ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट, जीव और वातावरण के बीच संबंध का अध्ययन। हो गया। 9 नंबर में लिखना एंटेमोलॉजी। एंटेमोलॉजी कीट का अध्ययन, कीट का अध्ययन, स्टडी ऑफ इंसेक्ट, कीट का अध्ययन, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, कीट का अध्ययन। हो गया। नेक्स्ट लिखिएगा सर्पेंटोलॉजी, सांप का अध्ययन, सर्पेंटोलॉजी सांप का अध्ययन, सांप का अध्ययन। उसके बाद लिखिएगा एपीकल्चर, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन का अध्ययन, स्टडी ऑफ हनी बी कीपिंग, स्टडी ऑफ हनी बी कीपिंग मधुमक्खी पालन का अध्ययन, एपीकल्चर, एपीकल्चर। उसके बाद लिखिएगा ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन, स्टडी ऑफ बर्ड्स, पक्षियों का अध्ययन, स्टडी ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स पक्षियों का अध्ययन, पक्षियों का अध्ययन। उसके बाद लिखिएगा सेरीकल्चर, सेरीकल्चर रेशम के कीट का पालन, सिल्क वॉर्म कीपिंग रेशम के कीट का पालन, सिल्क वॉर्म कीपिंग रेशम के कीट का पालन। हो गया। 14 में लिखिएगा ओलेरी कल्चर, ओलेरी कल्चर, ओलेरी कल्चर सब्जियों की खेती, सब्जियों की खेती, सब्जियों की खेती, ठीक है, वेजिटेबल्स एग्रीकल्चर, सब्जियों की खेती, सब्जियों की खेती। उसके बाद लिखिएगा हॉर्टिकल्चर, 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 हॉर्टिकल्चर में लिख लीजिएगा बागवानी, गार्डनिंग, स्टडी ऑफ गार्डनिंग, बागवानी का अध्ययन, या बागवानी लिख लो बस, बागवानी, ठीक है, बागवानी। 16 में लिखिएगा जेरेंटो, जेरेंटोलॉजी, 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 जेरेंटोलॉजी वृद्धावस्था का अध्ययन, वृद्धावस्था का अध्ययन, स्टडी ऑफ ओल्ड एज पीपल, वृद्धावस्था का अध्ययन, जेरेंटोलॉजी, वृद्धावस्था का अध्ययन। 17 में लिखिएगा डेमोग्राफी, डेमोग्राफी, डेमोग्राफी जनसंख्या का अध्ययन, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या का अध्ययन, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। हो गया। जनसंख्या का अध्ययन। 18 में लिखिएगा हाइड्रोपोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स मृदा विहीन पौधों का अध्ययन, स्टडी ऑफ प्लांट ग्रोइंग विदाउट सॉइल, स्टडी ऑफ प्लांट ग्रोइंग विदाउट सॉइल, मृदा विहीन पौधों का अध्ययन, मृदा विहीन पौधों का अध्ययन माने जलीय पौधा, ठीक है, पानी वाला जितना पौधा है उसका अध्ययन, हाइड्रोपोनिक्स। 19 में लिखिएगा विटीकल्चर, विटीकल्चर अंगूर की खेती,
अंगूर की खेती, अंगूर की खेती विटीकल्चर, अंगूर की खेती विटीकल्चर। 20 में लिखिएगा ऊलॉजी, ऊलॉजी, ऊलॉजी। अंडों का अध्ययन, स्टडी ऑफ एग, अंडों का अध्ययन, स्टडी ऑफ एग, स्टडी ऑफ एग, अंडों का अध्ययन। 21 में लिखिएगा पोमोलॉजी, पोमोलॉजी, फलों का अध्ययन, स्टडी ऑफ फ्रूट्स, फलों का अध्ययन, स्टडी ऑफ फ्रूट्स, फलों का अध्ययन, पोमोलॉजी हो गया। उसके बाद लिखिएगा 22 में फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर। इसमें लिखिएगा फूलों की खेती, स्टडी ऑफ फ्लावर एग्रीकल्चर, स्टडी ऑफ फ्लावर एग्रीकल्चर, फूलों की खेती, फूलों की खेती हो गया, फूलों की खेती। 23 में लिखिएगा एंथोलॉजी, 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 फूलों का अध्ययन, स्टडी ऑफ फ्लावर, फूलों का अध्ययन। दोनों में अंतर है, एक में फूलों की खेती और एक में फूलों का अध्ययन। ये क्वेश्चन बिहार एसआई में पूछा हुआ है, बिहार एसआई एग्जाम में पूछा था फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं, ऑप्शन में दोनों दिया हुआ था, फ्लोरिकल्चर और एंथोलॉजी। तो बहुत लोग टिक लगाए हैं क्या, फ्लोरिकल्चर, अध्ययन की क्या होता है, एंथोलॉजी। लॉजी लगेगा तभी ना, लॉजी का ना मतलब स्टडी होता है। तो जब कभी भी अध्ययन पूछेगा तो क्या देखना है, लॉजी लगा हुआ, और खेती पूछेगा तो क्या, कल्चर, तो कल्चर माने खेती हो जाएगा। ठीक है, चलिए 24 में आइए कैरियोलॉजी, 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 स्टडी ऑफ न्यूक्लियस, केंद्रक का अध्ययन, केंद्रक, स्टडी ऑफ न्यूक्लियस। जैसे कहते हैं ना प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, तो वही कैरियोटिक वर्ड है। ठीक है, कैरियोलॉजी में, कैरियोलॉजी, स्टडी ऑफ न्यूक्लियस। 25 में लिखिएगा ऑप्थेल्मोलॉजी, 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 स्टडी ऑफ आईज, आंखों का अध्ययन, स्टडी ऑफ आईज, आंखों का अध्ययन, आंखों का अध्ययन। 26 में लिखिएगा ओडोंटोलॉजी, ओडोंटोलॉजी, दांत का अध्ययन, दांत का अध्ययन, दांत का अध्ययन। 27 में लिखिएगा ट्राइकोलॉजी, ट्राइकोलॉजी, बाल का अध्ययन, स्टडी ऑफ हेयर, बाल का अध्ययन। 28 में लिखना इनसेफोलॉजी, इनसेफोलॉजी, मस्तिष्क का अध्ययन, मस्तिष्क का अध्ययन, मस्तिष्क का अध्ययन। 29 में लिखिएगा ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी, हड्डियों का अध्ययन, हड्डियों का अध्ययन, स्टडी ऑफ बोन, हड्डियों का अध्ययन। 30 में लिखिएगा हिपैटोलॉजी, 30 में हिपैटोलॉजी, लीवर का अध्ययन, लीवर, यकृत, लीवर का अध्ययन, लीवर का अध्ययन। उसके बाद लिखना है हीमेटोलॉजी,
हीमेटोलॉजी, रक्त का अध्ययन, ब्लड, स्टडी ऑफ ब्लड, स्टडी ऑफ ब्लड, रक्त का अध्ययन, ठीक है, रक्त का अध्ययन। 32 में आइए और उसमें लिखिएगा क्या, ऑन्कोलॉजी नहीं ना लिखे हो, ऑन्कोलॉजी, 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 कैंसर का अध्ययन, कैंसर का अध्ययन, ऑन्कोलॉजी, कैंसर का अध्ययन। 33 में आ जाओ, 33 में लिखिएगा सेरोलॉजी, सेरोलॉजी, सीरम का अध्ययन, सीरम, SERUM, सीरम का अध्ययन, सीरम का अध्ययन। सीरम माने प्लाज्मा, ब्लड में जो प्लाज्मा होता है ना उसको सीरम कहते हैं, सीरम का अध्ययन। 34 नेफ्रोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, किडनी का अध्ययन, स्टडी ऑफ किडनी, किडनी का अध्ययन, किडनी का अध्ययन। न्यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी, तंत्रिका तंत्र का अध्ययन, स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र का अध्ययन, स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम, स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र का अध्ययन, ठीक है। बस इतना याद कर लेना है। किसी ब्रांच में कोई दिक्कत तो बताओ, सब ब्रांच क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो बताइए, ठीक है। एनाटॉमी में किसका स्टडी होगा, एनाटॉमी में इंटरनल ऑर्गन सिस्टम का, ठीक है। फिजियोलॉजी में इंटरनल ऑर्गन के फंक्शन का, ठीक है। साइटोलॉजी में सेल का, हिस्टोलॉजी में टिश्यू का, जेनेटिक्स में अनुवांशिक लक्षणों का, फाइकोलॉजी में बिना कॉपी देखे बोलना है, हाँ, एल्गी का, अलगी का नहीं, एल्गी का, माइकोलॉजी में फंजाई का, ठीक है। इकोलॉजी में जीव और वातावरण के बीच संबंधों का, ठीक है। एंटेमोलॉजी में इंसेक्ट का, सर्पेंटोलॉजी में सांप का, एपीकल्चर में मधुमक्खी पालन का, ठीक है। हाँ देखो, दो इंपॉर्टेंट ब्रांच छूट गया था, वो लिख ही लो, एक लिख लेना, 36 में लिख लेना इक्थियोलॉजी, 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 इसमें लिख लेना मछली का अध्ययन, स्टडी ऑफ फिश, मछली का अध्ययन, इक्थियोलॉजी, मछली का अध्ययन। और 37 में लिख लेना पीसी कल्चर, पीसी कल्चर, पीसी कल्चर में लिख लेना मछली पालन। जैसे मछली का खेती किया जाता है ना तालाब में, उसको कहा जाता है पीसी कल्चर, मछली का अध्ययन किया जाएगा, उसमें फिन्स कैसा है, बोन कैसा है, तो वो इक्थियोलॉजी कहलाएगा, ठीक है। चलो कहाँ थे, एपीकल्चर मतलब मधुमक्खी पालन, ऑर्निथोलॉजी मतलब पक्षियों का अध्ययन, सेरीकल्चर मतलब रेशम के कीट का। रेशम के कीट का पालन किस पर किया जाता है, सहतूत के पत्ता पर, उसको कहते हैं मलबेरी लीफ, सहतूत का पत्ता, मलबेरी लीव्स पर किया जाता है, याद रखना ये भी। ओलेरीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाएगा, सब्जी का। हॉर्टिकल्चर बागवानी, जेरेंटोलॉजी वृद्धावस्था, ठीक है। डेमोग्राफी जनसंख्या, हाइड्रोपोनिक्स जलीय पौधों का, विटिकल्चर अंगूर की खेती का, ऊलॉजी अंडों का, पोमोलॉजी
फलों का फ्लोरिकल्चर, फ्लावर्स का एंथोलॉजी, फूलों का कैरियोलॉजी, केंद्रक का ऑप्थेल्मोलॉजी, आंख का ओडोंटोलॉजी, दांत का ट्राइकोलॉजी, बाल का इंसेफोलॉजी, ब्रेन का ऑस्टियोलॉजी, बोन का हड्डियों का हिपैटोलॉजी, लीवर का हिमेटोलॉजी, ब्लड का ऑन्कोलॉजी, कैंसर का सेरोलॉजी, सीरम का नेफ्रोलॉजी, किडनी ना न्यूरोलॉजी, मस्तिष्क का इक्थियोलॉजी, फिश का मछली का और पिसीकल्चर, मछली पालन या मछली की खेती। ठीक है, चलिए आज इतना ही।